आदरणीय शंभूलाल सोनकर जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके बारे में तो बहुत सुना जाता था लेकिन सुनने का मौका नहीं मिलता था, आज हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोनकर जी जो शिक्षा विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और साथ ही साथ एक खुशी ये भी होगी कि हमारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय रजित राम सोनकर जी जो 2 साल से जौनपुर जनपद में हैं, इस कार्यक्रम की अगर महत्ता को देखा जाए, आरपी सोनकर इंजीनियर साहब बार बार ये कहते हैं कि आप लोग सिर्फ वकालत में दीवानी और कलेक्टिव पड़े रहते हो, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके समाज के लेक्चरर कौन है, प्रोफेसर कौन है, उनसे संपर्क करो, उनसे बातों करो, तो निश्चित तौर से बहुत सारी चीजें जानकारी होगी। और इतना जी ने बताया साथियों, अधिवक्ता होने के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां मुझे भी नहीं थी कि जो आज आपने बताया। डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने कहा। हमारे सामने धर्मेंद्र सोनकर जी बैठे हुए हैं, टीवी कॉलेज में जब बीए किया तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमको एक पैसा कैसे पहले पैसा मिलना चाहिए, हमने ला दिया। जब कचहरी गए तो ये पता चला कि यार बीए आदमी अच्छा नहीं, एमए करना चाहिए। भैया थे, हमने कहा भैया मुझे एमए करना है। मित्रों मैं बताऊं कि धर्मेंद्र सोनकर जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि खाली परीक्षा देने गया, ये हमारा इतना प्रोत्साहन किया कि मैंने एमए की डिग्री भी आज आपके आशीर्वाद से हासिल की। शिक्षा पर बात हो रही है, तो चाहे वो विधि विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, जहां हमारे लोग होते हैं वहां में अगर वो हमारे रिश्तेदार नहीं है तो भी वो हम कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे इससे काम हो जाए। सच कहा डॉक्टर साहब ने। वैसे ही मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम हमारे समाज में क्रीम लोग हैं, आज मंच पर मैं कहने में कोई शक नहीं, ये आरपी सोनकर की देन है, सुरेंद्र भैया की देन है कि जिन लोगों ने इकट्ठा किया कि आप अपने समाज के क्रीम लोगों को देखें और देखने के बाद उनकी बात को सुने और सुनने के बाद अपने दिल और दिमाग में उतारे और उतार करके अपने समाज के लोगों का मार्गदर्शन करें। कहीं से गलत हो बताइए। और हमारे रिलेटिव डॉक्टर अशोक सोनकर जी बैठे हुए हैं। मैं बार बार साथियों जब तो कभी मीटिंग में जाया करता था तो आरपी सोनकर साहब सबसे ज्यादा जब चर्चा किसी चीज की करते थे तो अपने समाज के नशा मुक्त की बात करते थे। पहले तो साथियों नहीं अच्छा लगता था, लेकिन आज 20 वर्ष के बाद याद आता है कि आरपी सोनकर साहब कहते थे अगर 10 लोग हैं, हम 10 लोगों के बीच में अगर नशा मुक्त की बात करता हूँ और उस 10 लोगों में डॉक्टर साहब अगर एक आदमी नशा छोड़ दिया तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा। क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण सुनने। आज छोटे छोटे चीजों को इकट्ठा करके, अभी पेटिया परिचय देने को अच्छा लग रहा था कि चाचा साफ साफ कहते हैं कि अगर केवल मैं अपने नशा का पैसा बचा लूं, जो हम नशा करते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं संजय जी आप पैसा बचाते हैं, नशा नहीं करते। हमने कहा कि कहते होंगे, लेकिन साथियों हमने बचा करके, हमारी बेटी प्रतिभा सोनकर बोल रही थी, ये अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अगर पैसा रखें तो निश्चित तौर से क्या हम अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए। आज प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में, अभी डॉक्टर साहब ने कह दिया कि हम पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, बहराइच से आते हैं, तो एक सोच जरूर रही होगी। मेरा कहना यह है, आज समाज में शिक्षा के बहुत की बात चल रही है मित्रों। आज जो शिक्षा का अधिकार मिला, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, इसके पहले हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। अगर आप पढ़ने लिखने की कोशिश किए तो आपको तमाम यातनाएं दी गई। और दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस देश में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति नहीं रही होती तो निश्चित तौर से साथियों समाज में जो शिक्षा की क्रांति आई, जिसकी वजह से दलित और पिछड़े लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, वो शायद न होता। उदाहरण के रूप में
मैं पूछना चाहता हूं, हमको हिंदू कहा जाता है, हिंदू धर्म का बहुत पालक कहा जाता है, वो कौन से लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शिक्षा ग्रहण करने से रोक रहे थे? वह कौन से लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बाहर बैठने के लिए मजबूर करते थे? आपको सोचना होगा। आज जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान न बनाया होता और उस संविधान में शिक्षा का अधिकार न दिया होता और शिक्षा का अधिकार के तहत उसमें वजीफा का प्रावधान न किया होता, तो शायद संजय सोनकर टीडी कॉलेज में वजीफा की वजह से पढ़ करके आज जवानी न्यायालय में वकालत करता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे साथियों, मैं सुधार के साथ कहता हूँ, पिताजी ठेला लगाते थे, सब्जी बेचते थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी मुझे बात है, लेकिन धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मेरी माँ जिंदगी भर चौकियां पूछती रह गई, बिना चल जाती रह गई, लेकिन तकदीर नहीं बदला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए वजीफा के अधिकार से आज तकदीर क्या बदल गई? आप लोगों ने भी बोलेगा मुझे ये अगर किसी दिन है तो चौकियां माई शीतला, मैं आलोचना नहीं करता, चौकियां माई शीतला माई की नहीं, आज मेरी माँ की दिन है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने कहा था पिताजी से, पिताजी कहते थे कि बार बार पढ़ाई लिखाई की बात करता है, अरे ये भी मेरे साथ है। मेरी माँ ने कहा हम अपने बच्चों को जब तक पढ़ेगा पढ़ाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मजदूरी करना होगा तो मैं पढ़ाऊंगी। मेरी माँ यहाँ बैठी हुई है, मेरी बहनें बैठी हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन आप ठान लोगे कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, मेरी बच्ची इंजीनियर बनेगी, मेरी बच्ची वकील बनेगी, तो पति चाहे पियक्कर भी होगा उसकी रात क्या नहीं चलेगी, तो आप जाके मजबूर हो जाएगा। तो मैं कहता हूं साथियों कि आज शिक्षा की बात पे आता हूं। जब देश आजाद हुआ तो सरकारी स्कूल बने, सरकारी यूनिवर्सिटियां बनी। उस समय यह नहीं होता था कि आपका बच्चा शिक्षित होगा, इसके लिए आपके जेब में पैसा नहीं। लेकिन आज क्या है, 75 साल में जो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, हिंदुस्तान को बड़ी आर्थिक शक्ति की दावा करते हैं, वहां शिक्षा के लिए पैसा नहीं। आप सोचो, एक तरफ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर साहब आप जानते होंगे 23,000 प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। विद्यालयों की स्थिति यह है कि आप फीस इतनी महंगी हो गई है कि आपके बच्चे न पढ़ सके। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आपको ये सोचना होगा। अभी पीछे 3 वर्ड लिखा है साहब, जिससे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित नहीं होंगे, अगर संगठित नहीं होंगे तो हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। शिक्षा को जो उन्होंने महत्व दिया मित्रों, आपको सोचना होगा। एक तरफ वो लोग हैं देश का शासन चलाने वालों को शिक्षा पूछी जाती है तो फिर डगमगाने लगती है। एक तरफ हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, 32 डिग्रियां हासिल किया उन्होंने, 4 सब्जेक्ट में पीएचडी किया। आज अमेरिका के लंदन, अमेरिका विश्वविद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नॉलेज का सीमा कहा जाता है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया तो मैं सोच, शिक्षा कहने के लिए आपको दिन रात तमाम टीवी खोल दीजिए, मोबाइल खोल दीजिए, इतना ज्यादा प्रचार आता है कि मैं उसमें भ्रमित हो जाता हूं। बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर साहब और ये जो है और हमारे भाई, निश्चित तौर से वह दिन फिक्स होगा कि मेरे समाज का कोई आदमी, कोई बेटी या कोई बेटा अगर चाहता है कि मुझे, हम भी पढ़ रहे तो हमको थोड़ा था कि जज बनने के लिए जीजीएस की परीक्षा देना होगा, पढ़ाई तो इसलिए पढ़े थे, वकालत करना है। तो अगर किसी चीज की जानकारी होगी, मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से, चाहे डॉक्टर पी एल सोनकर जी हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, अगर हमारे बच्चे डिमांड करते हैं कि हम साहब से मिलेंगे तो निश्चित तौर से समय देना पड़ेगा और दे करके उनको मार्गदर्शन करके वो भी उसमें अपने जो है कुछ लाइन बनेगी। साथियों,
हर चीजों के साथ साथ एक बात और मुझे खलती है डॉक्टर साहब, जो लोग कहते हैं मित्रों, बस बहुत थोड़ा सा, जो लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान अकेले थोड़ा बना दिया। गौर करिएगा, मैं जब संविधान पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है कि अगर ये कहा जाए कि अगर बाबा साहब संविधान न बनाए होते तो उसमें शायद अगर कोई पंडित जी बनाए होते तो उसमें छुआछूत की व्यवस्था खत्म करते, समानता की बात करते, अपराधों से संरक्षण की बात करते, अनिवार्य शिक्षा की बात करते। आपको गलत, अगर जो कोई कहता है तो निश्चित तौर से उसके दिमाग का स्क्रू कहीं ढीला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर इस देश में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, कोई एहसान नहीं किया गया, मैं दावे के साथ कहता हूं। अच्छा कहते हैं दो ही आदमी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लिए आज तक, एक थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे की आज्ञा। इसके अलावा बहुत बुद्धि के ठेकेदार हुए लेकिन ये डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए। तो साथियों, बड़ी बात है भाई। पिछले दिनों बात हो रही थी, कैसा कह रहे थे, अच्छा भी लगा कि यह सब महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए समर्पित होगा। निश्चित तौर से साथियों मैं कहूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जब इस देश में पढ़ाई लिखाई का अधिकार उन्होंने और पढ़ने लिखने से उनको रोका गया, जब उन्होंने स्कूल खोलने की बात कही तो उनका विरोध हुआ, आप लोग जानते हैं। लेकिन और इतना विरोध हुआ डॉक्टर साहब कि उनके पिता को ले जाकर के लोगों ने कहा कि अगर आपका बच्चा स्कूल खोलने का काम करेगा, पढ़ाई लिखाई करने का काम करेगा तो उसको घर से निकाल देंगे। क्यों डॉक्टर साहब? लेकिन धन्य महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने घर नहीं चुना, उन्होंने क्या चुना? शिक्षा चुनी कि मुझे पूरे जिंदगी भर घर से बाहर रहकर अगर दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी तो मैं करूंगा, लेकिन अपना घर नहीं चुना उन्होंने साथियों। और सबसे पहले महिलाओं को धन्यवाद करना चाहिए, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को जो है पढ़ने के लिए स्कूल खोला। और साफ कहता हूं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी लंदन से जब चिट्ठी लिखते हैं कि रमाई अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं यहाँ ज्ञान की गंगा न बहाता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर रमाबाई जैसी महिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी न होती तो निश्चित तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते। आज एक सब आप लोग कह देते हैं बड़े आसानी से, किसी न किसी सफल मर्द के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अरे महिला को पीछे ही क्यों भाई, महिला को आगे रखिए, बाएं रखिए, पीछे वाला शब्द मुझे मंजूर नहीं। महिला कंधा से कंधा मिला करके चलती है और आपका साथ देती है, आपके हर सुख दुख का ख्याल देती है। एक तो गाना सुनते थे ना हम लोग, खूब लड़ी मर्दानी रानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंद ले हर बोलों के मुंह से। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी। कहने का मतलब अगर महिला को वीरता और ताकत से तोड़ना हो तो उसमें भी मर्दाना घुसेड़ दीजिए। खूब लड़ी मर्दानी रानी हो तो मतलब लड़ी तो मर्दानी लगा दिया गया। अरे वो जनानी है, उसके अंदर भी ताकत है, उसके अंदर भी शौर्य है। तो निश्चित तौर से साथियों मैं चाहता हूं कि हमको आदरणीय प्रोफेसर साहब को बहुत सुनना है, इंजीनियर आरपी साहब को सुनना है। जाते जाते एक चीज जरूर कह के जाऊंगा कि आप लोग जो धर्म मानना चाहिए, आज ऐसे भी लोग हैं ना तो आप चाहते हैं कि आप अंधविश्वास में पड़े रहें। शिक्षा जो तर्क वितर्क की शक्ति देता है, शिक्षा से दूर करते जाए। लेकिन जो भी धर्म मानते हैं मानिए, आपको अच्छा लगता है, जो भी किताब पढ़ते हैं पढ़िए। लेकिन एक चीज कहूंगा कि भारत का संविधान घर घर होना चाहिए। आप मैंने आदेश दिया हूं भारत का संविधान की तमाम प्रतियां बनाने के लिए रहा था। आप ये माला और फूल ये सूख जाएंगे, ये माला और फूल ये सूख जाएंगे अगर एक संविधान की किताब जिसके घर में होगी वो हमेशा हरा भरा रहेगा। आज
आज संकल्प लेके जाइए कि हम जहां और किताब रखी है, हम हर घर में एक एक संविधान जरूर रखेंगे और अपने बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी देंगे। तो निश्चित तौर से साथियों, मैं चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा आंदोलन है। संविधान में जो मुझको अधिकार दिया है, रहने का, खाने का, पीने का, हर आज मैं कहता हूं कि हम लोग वकालत पेशा से हैं। जो हमारे समाज के लोगों को ठेला लगाने वाला दरोगा डांटता है, उसको हम लोगों ने कचहरी में एक वकील को छू दिया था, दौड़ा दौड़ा के इतना मारा कि उसकी फाइन भी होगी। जिस दरोगा से आप डरते हो, ये शिक्षा और अधिकार देता है, वो आपके पैर पे गिर सकता है अगर उसकी गलती है तो। ये कहता है संविधान। संविधान हमारा जो अधिकार देता है, जब तक आपको उसके अधिकारों की पता नहीं होगी मित्रों, तब तक आप अधिकार में फंसे रहेंगे। लाख कुछ कह लीजिए, यहाँ बाहर निकलने के बाद कर्म खराब है, किस्मत में नहीं था, ये कर्म खराब है, किस्मत में नहीं था, मानो तो देव नहीं पत्थर, ये सब खत्म करिए। क्या मानो तो देव नहीं पत्थर? अरे हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, हम भूखे रहेंगे तो उनको खाना नहीं अच्छा लगेगा। हमारे लिए देवता वो है, हमारे लिए माँ वो है, और कोई नहीं है। ये आपको विश्वास जय हिंद।